Very good evening, all of you. How are you all? Welcome back to Shaping Minds Minu. Let us continue with our Indian thinkers class. ठीक है, आज सोशियोलॉजी की यूजीसी नेट पेपर 2 दैट इज सोशियोलॉजी में जो पढ़ाती हूँ उसका इंडियन थिंकर्स हम कवर करेंगे इरावती कर्वे. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इरावती कर्वे से पूछे जाते हैं. लेट्स स्टार्ट. देखिए, बॉर्न डेट और डाइट डेट मैंने आपको बताया था ना, कब पैदा हुए, कब उनकी डेथ हुई, वो याद रखना जरूरी है क्योंकि समटाइम्स chronology based questions were asked in exam. I'm so sorry. Born date is 15 December 1905, बर्मा, वहां पर ये पैदा हुई थी. एंड डाइड 11 अगस्त 1970, पुणे. ठीक है, पुणे में 11 अगस्त 1970 में पुणे में. नेक्स्ट इज इंडोलॉजिस्ट एंड डिफ्यूजनिस्ट. देखिए, इंडोलॉजिस्ट वही हैं जिन्होंने इंडियन कल्चर को, इंडियन टेक्स्ट को इम्पोर्टेंट मान के देन उसकी स्टडी की. एंड डिफ्यूजनिस्ट होता है जैसे जो कल्चर है, जो बहुत सारे कल्चर्स एक तरह से मिल जाते हैं तो एक डिफ्यूजन क्रिएट होता है. ठीक है, उसका उन्होंने स्टडी किया. एंथ्रोपोमेट्रिक एंड लिंग्विस्टिक सर्वे के लिए भी किसको जाना जाता है? इरावती कर्वे को. ये लाइंस याद रखनी है. ओके, नेक्स्ट इज फोक सॉन्ग्स. उन्होंने क्योंकि कल्चर पे बहुत फोकस किया तो जो फोक सॉन्ग्स थे, क्योंकि फोक सॉन्ग्स जो हैं वो कहीं ना कहीं हर एक कल्चर की इन डेप्थ नॉलेज आपको देते हैं. कल्चर जो फोक सॉन्ग्स होते हैं उस पर कल्चर पूरा का पूरा झलकता है ना. अभी देखिए, मैं हरियाणा से हूँ तो हरियाणा का जो फोक सॉन्ग्स होंगे, ठीक है, जो हरियाणवी लोकगीत हैं, उन लोकगीतों में हरियाणा का पूरा कल्चर नहीं बेटा 2 मिनट, वो पूरा का पूरा कल्चर आपको देखने के लिए मिल जाएगा. ठीक है, शिवांशी डोंट. दिस इज फोक सॉन्ग्स, उस पर उन्होंने काम किया. फेमिनिस्ट पोइट्री यानी फेमिनिज्म, एक तरह से कह सकते हैं हम उनको ध्यान में रख के फेमिनिज्म को, फीमेल्स को, और उन्होंने उस पर पोइट्री लिखकर ये दिखाने की कोशिश की कि स्त्रियों की क्या दशा है. नेक्स्ट इज किनशिप फॉर्म ऑफ इंडिया. उन्होंने किनशिप फॉर्म ऑफ इंडिया जो है उसको 4 जोन्स में डिवाइड किया था. ठीक है, वो 4 जोन कौन से थे? एग्जाम में PYQ है, ये ऑलरेडी पूछा गया है कि 4 जोन कौन से हैं. समटाइम्स उसमें वेस्ट लिखा आता है जो कि वेस्ट नहीं है. नॉर्थ, सेंट्रल, साउथ एंड ईस्ट, यही है. वेस्ट नहीं है. आप इसको एक तरह से और याद रख सकते हैं. सूरज उदय, सन राइजेस फ्रॉम ईस्ट एंड सन सेट कहाँ होता है? वेस्ट में. तो जो हाँ डूब गया ना, तो समझ लो वो जगह डूब गई, वो इरावती कर्वे ने नहीं यूज की. वेस्ट को उन्होंने नहीं उस पर बात की. उन्होंने जो 4 जोन डिवाइड किए, दैट इज नॉर्थ, देन सेंट्रल, देन साउथ एंड देन ईस्ट, इस पे उन्होंने फोकस किया. और एक चीज और याद रखिए कि ये जो 4 जोन थे, ये किस बेस पे उन्होंने डिवाइड किया? लैंग्वेज के बेस पे, कास्ट सिस्टम के बेस पे एंड फैमिली ऑर्गेनाइजेशन के बेस पे ये 4 जोन उन्होंने बांटे. नेक्स्ट इज वर्कड ऑन एपिक्स. उन्होंने एपिक्स पे काम किया था. जो महाभारत है और जो हमारा रामायण है, इस पे भी उन्होंने काम किया था. युगांता. अब आप देखिए, युगांता पता है क्या है? युगांता है एक क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ महाभारता. ठीक है, एक और क्वेश्चन मुझे याद आया, जस्ट अभी मेरे माइंड में क्लिक हुआ. देखिए, एक तो याद रखना है युगांता क्या है. महाभारत को उन्होंने स्टडी किया था और उसका एक क्रिटिकल एनालिसिस दिखाया जिसके बारे में युगांता में है. ठीक है, नेक्स्ट इज इरावती कर्वे. आपको पता है, बहुत इंटरेस्टिंग है. इरावती कर्वे जो है, उनका ये जो नाम है इरावती, एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा गया है कि इरावती उनका नाम कैसे पड़ा, एक तरह से कैसे रखा गया. तो इरावड़ी करके एक नदी है, ठीक है, रिवर है, उसी के नाम पे इरावती उनका नाम रखा गया. रिवर का नाम है इरावड़ी, ये याद रखना है. नेक्स्ट इज स्टडीड दया भागा एंड मिताक्षरा. अगेन वेरी इंपॉर्टेंट PYQ, क्योंकि एग्जाम में इससे भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं. व्हाट इज दया भागा एंड व्हाट इज मिताक्षरा? अब देखिए, ये याद रखिए आप, यहाँ पे मैं इसको मेंशन करती हूँ. दया भागा एंड मिताक्षरा. दया भागा जो है ना,
वो बंगाल में फॉलो होता है। ये एक इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी सिस्टम है कि कैसे प्रॉपर्टी आगे जाएगी वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। तो ये एक इनहेरिटेंस है, ठीक है, कि किस तरह से प्रॉपर्टी आगे बढ़ेगी। अभी मान लीजिए अगर मेरे फादर के पास प्रॉपर्टी है तो कब वो प्रॉपर्टी दूसरे को मिलेगी और किसको मिलेगी। तो देखिए बंगाल में जो है वो दया भागा फॉलो होता है, और रेस्ट ऑफ द इंडिया में, देखो मेरा भी दिमाग काम, बंगाल एंड रेस्ट ऑफ द इंडिया में मिताक्षरा फॉलो होता है, मिताक्षरा इनहेरिटेंस सिस्टम। कैसे, क्या डिफरेंस है दोनों में। तो देखिए मिताक्षरा हमारे पूरे इंडिया में यही सिस्टम फॉलो होता है। ये इनहेरिटेंस सिस्टम है, यानी प्रॉपर्टी कैसे आगे डिस्ट्रीब्यूट होगी, कैसे पास ऑन होगी, उसके बारे में है, ठीक है। मिताक्षरा होता है जब किसी भी घर में जो सन है, जो बेटा है, वो जब पैदा होता है ना, तो ऑटोमेटिकली उसके पिता की जो भी प्रॉपर्टी होती है, जितने भी लड़के हों, वो ऑटोमेटिकली उनका हक उस पे हो जाता है, ठीक है। अपने यहाँ यही सिस्टम है ना कि घर में अगर लड़का पैदा हुआ है, अब तो चीजें चलो बहुत चेंज होती जा रही हैं, अब तो लड़कियों को भी प्रॉपर्टी में राइट्स देने लगे हैं। वहां भी थोड़ा बहुत डिस्प्यूट है और बहुत कह सकते हैं हम है कुछ कन्फ्लिक्शंस। तो लेकिन हम मिताक्षरा को समझते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे एग्जाम में इससे क्वेश्चन आते हैं। तो मिताक्षरा जो है इंडिया में, जब अपना बंगाल को छोड़ के रेस्ट ऑफ द इंडिया में जब जिस भी घर में बेटा पैदा होता है, तो ऑटोमेटिकली जो बाप है उसकी प्रॉपर्टी में उस बच्चे का हक हो जाता है, ठीक है, सन का हक माना जाता है, ठीक है, बाय बर्थ ही, ठीक है, बाय बर्थ, ठीक है, बर्थ होने के साथ ही अगर वो सन है तो उसको ऑटोमेटिकली राइट्स मिल जाएंगे प्रॉपर्टी में, ठीक है। लेकिन दया भागा में क्या होता है, दया भागा में हमेशा जो इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी है वो होता है आफ्टर द डेथ ऑफ द फादर, ठीक है, फादर की डेथ के बाद, आफ्टर फादर्स डेथ जो प्रॉपर्टी है वो एक तरह से हम कह सकते हैं पास ऑन होती है, उससे पहले नहीं होती। उसके बाद ही जो बेटा है वो ये दावा कर सकता है कि अब ये जो प्रॉपर्टी है इस पे मेरा राइट है। ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसके बारे में ये याद रखना। मिताक्षरा ऑल इंडिया में एक्सेप्ट बंगाल, बंगाल में अभी भी दया भागा सिस्टम ही फॉलो होता है। पिता की डेथ के बाद ही बेटे को प्रॉपर्टी मिलती है। इसीलिए बहुत सारे केसेस ऐसे भी देखने में आते हैं जिसमें जो बेटा है वो अपने बाप की एक तरह से हत्या कर देता है या मर्डर कर देता है ओनली फॉर द प्रॉपर्टी, ठीक है, कि उसको वो प्रॉपर्टी फिर मिल जाएगी। एंड मिताक्षरा, मिताक्षरा में कोई कुछ करने की जरूरत नहीं है, बेटा पैदा हुआ ऑटोमेटिकली उसका उसमें हिस्सा हो जाता है प्रॉपर्टी में। नेक्स्ट इज एस्टैब्लिश्ड एंथ्रोपोलॉजी इन पुणे यूनिवर्सिटी। पुणे यूनिवर्सिटी में एंथ्रोपोलॉजी को एस्टेब्लिश करने का श्रेय जाता है इरावती कर्वे को। नेक्स्ट इज वॉज अ चित्तपावन ब्राह्मण। चित्तपावन ब्राह्मण है बेसिकली महाराष्ट्र के ब्राह्मण, उनके लिए टर्म यूज होती है चित्तपावन ब्राह्मण। कंपेयर्ड सोसाइटी विद क्विल्ट, क्विल्ट क्या होती है, रजाई, ठीक है, उन्होंने सोसाइटी को क्विल्ट से कंपेयर किया। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। क्विल्ट होता है जैसे कलरफुल क्विल्ट होते हैं ना, बहुत सारे कलर्स होते हैं रजाई में, आपको उसके जो ऊपर का कवर होता है उसमें देखने के लिए मिलता है। उसी तरह से इरावती कर्वे ने कहा कि जो सोसाइटी है उसमें भी क्या है, डिफरेंट डिफरेंट कल्चर है, लैंग्वेज है, कास्ट है, रिलीजन है, अलग अलग चीजें लोग फॉलो करते हैं, ठीक है, अलग अलग सिस्टम लोग फॉलो करते हैं, अलग अलग एक तरह से नॉर्म्स फॉलो करते हैं, सब अलग अलग गॉड का वर्शिप करते हैं। तो दैट इज क्या है, इज अ सोसाइटी इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ क्विल्ट, यानी कलरफुल, बहुत सारी चीजें जिसमें एडेड हैं। नेक्स्ट इज कास्ट एज एन एक्सटेंडेड किन ग्रुप। व्हाट इज एक्सटेंडेड किन ग्रुप, ये एग्जाम में आया है क्वेश्चन, प्लीज ध्यान रखिए। एक्सटेंडेड किन ग्रुप होता है जिस फैमिली में मल्टीपल जनरेशन्स रहती हों, ठीक है, ये आप याद रखिए, मल्टीपल जनरेशन्स, ठीक है, जिस फैमिली में
मल्टीपल जनरेशन्स होंगी। फॉर एग्जाम्पल आपके दादा दादी भी वहीं रह रहे हैं, आपके चाचा चाची भी, अपने आप को सेंटर में रख के फिर सोचा करो हमेशा क्वेश्चन को। आपके दादा दादी भी वहीं हैं, आपके चाचा चाची भी वहीं हैं, आपके खुद के पेरेंट्स भी वहीं हैं, फिर आपके जो और भी ताऊ हैं, ताई हैं, है ना, अंकल आंट, सब एक ही रूफ के नीचे रहते हैं, सब एक ही घर है जिनका, यानी बहुत सारी जनरेशन्स हो गई ना। आपके दादा दादी की जनरेशन हो गई, फिर आपके पेरेंट्स की जनरेशन हो गई, एक आपकी खुद की जनरेशन हो गई, फिर आपके जो चाचा चाची हैं वो हो गए। तो बहुत सारी जनरेशन्स जहां पर रहती हों उसे बोला जाता है एक्सटेंडेड किन ग्रुप। एक और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं शायद यहाँ मेंशन करना भूल गई हूँ, मैं उसको मेंशन कर देती हूँ। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि आप जॉइंट फैमिली किसे कहेंगे। ओके, मैं यहाँ पे इसको मेंशन करती हूँ, जॉइंट फैमिली। इसके लिए जो हीरावती कर्वे हैं उन्होंने बहुत ही अच्छी चीज बोली है कि जॉइंट फैमिली आप उसे नहीं कह सकते। बहुत बार आजकल देखा जाता है ना कि एक ही घर होता है, बट लोगों के घरों में मान लीजिए दो फैमिलीज हैं, मान लीजिए ताऊ ताई हो, चाचा चाची हो, बट क्या होता है उनके जो खाना बनाने की किचन है या उनका जो चूल्हा है वो अलग अलग होते हैं, खाना अलग अलग जगह बनता है। उस फैमिली को जॉइंट फैमिली में काउंट नहीं किया जाता है। कीप इन माइंड, उस फैमिली को जॉइंट फैमिली नहीं बोला जाएगा। इरावती ने कहा कि एक घर में कॉमन किचन का कॉन्सेप्ट होगा, वहां उस फैमिली को जॉइंट फैमिली बोला जाएगा। एंड प्लस मल्टीपल जनरेशंस, ठीक है, उसे ही जॉइंट फैमिली बोला जाएगा। अब एक और चीज देखिए, एग्जाम में बहुत ट्विस्ट करके क्वेश्चन पूछा जाता है। मान लो आपको एग्जाम ऑप्शंस में दे दिया कि कॉमन किचन, कॉमन किचन नहीं, किचन इज अलग अलग, सबका किचन अलग अलग, बट मल्टीपल जनरेशंस, वो जॉइंट फैमिली नहीं है। जिस घर में सिर्फ सारी मल्टीपल जनरेशंस वहां रहती हों, दादा दादी भी रह रहे हैं आपके, चाचा चाची भी रह रहे हैं आपके, ताऊ ताई भी रह रहे हैं आपके, आप खुद भी रह रहे हैं वहां पे, आप और आपके पेरेंट्स, सबका एक ही किचन है, सबका खाना एक ही किचन में बनता है, दैट इज जॉइंट फैमिली। अगर खाना अलग अलग बन रहा है, दैट इज नॉट इंक्लूडेड इन जॉइंट फैमिली। ये याद रखना, एग्जाम में ये एग्जैक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो जॉइंट फैमिली का मीनिंग ये है, कॉमन किचन एंड मल्टीपल जनरेशंस, उसे बोला जाता है जॉइंट फैमिली। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इरावती कर्वे जो हैं उनकी इंपॉर्टेंट एक और वन मोर थिंग, दैट इज युगांता, मैं यहाँ पे मेंशन करती हूँ आप लोगों को। देखिए, सन लिख देते हैं। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज, जो उनका ये युगांता है ना, ये उनकी बुक भी थी, दी युगांता, दी एंड ऑफ एन एपॉक, यानी एक युग का अंत, ठीक है। इपॉक क्या होता है, EPOCH, EPOCH, इपॉक, ये क्या होता है कि मतलब एक युग का अंत। ये उनकी बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है जिसके लिए उन्हें साहित्य अकेडमी पुरस्कार से नवाजा गया, ठीक है, जिसके लिए उन्हें साहित्य अकादमिक पुरस्कार से नवाजा गया था। किसको, इरावती कर्वे को, युगांता द एंड ऑफ एन एपॉक, यानी एक युग का अंत। ये उनकी बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है जिसके लिए उन्हें साहित्य पुरस्कार मिला। ये याद रखिए, इनकी इंपॉर्टेंट बुक्स जो है वो मैं पोस्ट में शेयर कर दूंगी। कल मिलते हैं एक न्यू इंडियन थिंकर के साथ। Thank you so much. Bye-bye and take care and please do like, subscribe and share my YouTube channel. It's my humble request to all of you because आप लोगों का support ही मुझे आगे बढ़ने में help करेगा. Thank you.